हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सी द टॉपिक ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, यानी कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज जॉब शेड्यूलिंग। देर आर मेनी जॉब्स इन द सिस्टम एंड दीज जॉब्स आर ब्रॉट इन द मेन मेमोरी. द जॉब्स आर असाइंड टू द प्रोसेसर वन बाय वन. दिस इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ क्यू. आप सभी जानते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी जॉब्स हैं, यानी कि बहुत सारे कार्य करने हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस से इनपुट देना है, प्रिंटर से आउटपुट निकालना है, आपकी हार्ड डिस्क में बहुत सारी फाइल्स हैं जिनको ओपन करना है, फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स हैं उनको चलाना है. ऑल दीज आर जॉब्स, यानी कि देर आर बल्क ऑफ जॉब्स इनसाइड द हार्ड डिस्क. ये हार्ड डिस्क में से सिलेक्टेड जॉब्स को मेन मेमोरी में लेकर आना होता है और मेन मेमोरी में आने के बाद प्रोसेसर इनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है. तो ऐसा करने के लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में जॉब शेड्यूलिंग का कार्य करना पड़ता है, यानी कि वन बाय वन जॉब्स किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी ये शेड्यूल करना बहुत ज़रूरी है और ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बिना नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो, एंड द सेकेंड इज RR, दैट इज राउंड रॉबिन प्रोसेसर शेड्यूलिंग ऑफ क्यूज. फीफो यानी कि सिंपल क्यू, जिसको आप जानते हैं प्रोसेस वन बाय वन पूरी कंप्लीट होके एग्जीक्यूट होके बाहर निकलती है. लेकिन राउंड रॉबिन फीफो का ही मॉडिफाइड फॉर्म है. आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपके सिस्टम में 4 प्रोसेसेस हैं जिनको एग्जीक्यूट होने में 5, 10, 15 एंड 20 सेकेंड्स लगते हैं. तो प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेस नंबर 1 का कुछ हिस्सा एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस 2 का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस 3 का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस 4 का कुछ पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एंड अगेन वो प्रोसेस 1 से शुरू करेगा, फिर अगेन 2, 3, 4, अगेन 1, 2, 3, 4. यानी कि फीफो की तरह ही चल रहा है, लेकिन ये रोटेट होता है. इट कीप्स ऑन रोटेटिंग like a circular queue, like a circular buffer. It executes the processes or the programs. So this is called as round robin because it rotates in a cycle. Second is multi programming. आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा कंप्यूटर साइंस की टर्मिनोलॉजी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग, ये तीनों टर्मिनोलॉजीज समझना और इनके बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है. आपके कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी के अंदर जब मल्टीपल प्रोग्राम्स रिसाइड करते हैं, यानी कि आ जाते हैं, अब वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हम उसकी बात नहीं कर रहे. हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स आ गए, देन इट इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग. यदि मेन मेमोरी में केवल एक ही प्रोग्राम है तो इसे कहते हैं यूनी प्रोग्रामिंग. सो यूनी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग. अब मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब मेन मेमोरी में मल्टी प्रोग्राम्स का होना. अब इसके रिलेशन में दो दूसरी टर्मिनोलॉजीज बनती हैं जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग. मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है जैसे आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स में मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, यानी कि मल्टी कोर सिस्टम्स. मल्टी कोर सिस्टम्स जैसे कि आप सबने सुना होगा ड्यूअल कोर, यानी कि 2 प्रोसेसर्स, या फिर कोर टू ड्यूओ, ये नाम आपने जरूर सुना होगा. तो इसमें 2 प्रोसेसर होते हैं. सिमिलरली आपने सुना होगा i3 के अंदर 4 कोर्स होते हैं, यानी कि 4 प्रोसेसर्स. अब आप सिंपली ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपके मेन मेमोरी के अंदर 4 प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम 1, 2, 3, 4. इन 4 प्रोग्राम्स को यदि 4 प्रोसेसर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग. तो आप सिंपली समझ सकते हैं एक प्रोग्राम एक प्रोसेसर चलाएगा, दूसरा प्रोग्राम दूसरा, तीसरा प्रोग्राम तीसरा प्रोसेसर और चौथा प्रोग्राम चौथा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा. सो दिस इज मल्टी प्रोसेसिंग, जिससे आपकी सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि सिस्टम का थ्रूपुट बढ़ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. और दूसरा एक वर्ड है जिसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग यानी कि मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जैसे कि प्रोग्राम 1, 2, 3, 4, लेकिन आपके सिस्टम में केवल एक ही प्रोसेसर है. तो ये सिंगल प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करता है, तो उसके ऊपर लोड आता है. इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग, यानी कि सिंगल प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स. दिस इज मल्टीटास्किंग. तो मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम्स का होना. मल्टी प्रोसेसिंग यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो सिस्टम का थ्रूपुट, सिस्टम का आउटपुट बढ़ जाता है. और तीसरा वर्ड है मल्टीटास्किंग, यानी कि सिंगल प्रोसेसर मल्टीपल प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है.
तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो क्यू डेटा स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट किया जाता है। किस तरह से किया जाता है, लेट्स सी। द वेरियस प्रोग्राम्स इन द मेन मेमोरी आर ऑर्गेनाइज्ड एज क्यू। जैसा कि बताया, आपकी हार्ड डिस्क में या पूरे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी जॉब्स हैं। ये सभी जॉब्स मेन मेमोरी के अंदर आती हैं। मेन मेमोरी में आने के बाद इनकी एक क्यू बनती है जिसे बोला जाता है वेरी इंपॉर्टेंट रेडी क्यू। मेन मेमोरी के अंदर रेडी क्यू होती है जिसमें प्रोसेसेस रेडी टू रन होती हैं। रेडी टू रन यानी कि रन होने के लिए तैयार हैं, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली प्रोसेसर उनको एक्सेस करके एग्जीक्यूट करेगा। जनरली आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स में आप ये भी समझ लीजिए कि प्रोसेसर डायरेक्टली मेन मेमोरी को एक्सेस नहीं करता। आप सभी जानते हैं वो कैश मेमोरी से प्रोसेसेस को लेता है, यानी कि प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में से पहले कैश मेमोरी में जाएंगे और कैश मेमोरी से वो स्पीडीली एग्जीक्यूट होगा बिकॉज इट इज अ फास्टर मेमोरी। दिस इज डन फॉर देयर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन। ये इसीलिए किया जाता है ताकि साइमल्टेनियसली यानी कि वन आफ्टर अनदर आपके सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो जाएं। थर्ड इज फॉर ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स। सर्टेन ऑपरेशंस लाइक ट्री ट्रावर्सल एंड ग्राफ ट्रावर्सल इन्वॉल्व द यूज ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। आगे जाकर हम ये दो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में देखने वाले हैं, ट्री एंड ग्राफ। ट्री एंड ग्राफ बोथ आर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अभी तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, एरे, स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट, दीज आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि एलिमेंट्स सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। लेकिन ट्री या फिर ग्राफ के अंदर आपके एलिमेंट्स सीक्वेंस में स्टोर नहीं होते। आप सिंपली इतना समझिए कि यदि आपको एक छोटा सा प्लांट दिया जाए, यानी कि एक छोटा सा ट्री दिया जाए, और आपको कहा जाए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लीव्स काउंट कीजिए, यानी कि कितने पत्ते हैं इसके अंदर, तो आपका जो मेथड होगा नंबर ऑफ लीव्स काउंट करने का, कोई दूसरा पर्सन इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम मेथड से ही काउंट करे, सेम पैटर्न फॉलो करे। थर्ड पर्सन भी उसी पैटर्न से काउंट करे टोटल नंबर ऑफ लीव्स, वो अलग तरीके से काउंट करेगा। यानी कि लीव्स काउंट करने का, लीव्स को देखने का, एक एक लीफ को देखने का कार्य, सबका मेथड अलग अलग होता है। तो ट्री ट्रावर्सल यानी कि ट्री के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाना, सिमिलरली ग्राफ ट्रावर्सल यानी कि ग्राफ के एलिमेंट्स को भी डिस्प्ले करवाने के लिए क्यू डेटा स्ट्रक्चर बहुत काम लगता है। और इसी के साथ साथ आप ये भी जान लीजिए कि ट्री को ट्रावर्स करने के लिए स्टैक डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत काम लगता है। सो दीज टू बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Using queue, we can set the sequence of traversal of the input. आप इनपुट का सीक्वेंस सेट कर सकते हैं कि कौन से सीक्वेंस में इनपुट जाएगा और कैसे कैसे आपको एक एक एलिमेंट डिस्प्ले करवाना है। नेक्स्ट इज एक्सेस टू द शेयर्ड रिसोर्सेस। इन अ नेटवर्क्ड सिस्टम, द वर्कस्टेशंस और मशीन्स में साइमल्टेनियसली आस्क फॉर द सर्विस फ्रॉम अ सिंगल रिसोर्स। आपका एक ही रिसोर्स होता है, जैसे कि सर्वर। सर्वर पर कुछ रिसोर्सेस लगाए जाते हैं जिनको शेयर किया जाता है, जैसे कि हार्ड डिस्क। सर्वर पर लगाई हुई हार्ड डिस्क मल्टीपल मशीन्स यानी कि मल्टीपल क्लाइंट्स यानी कि मल्टीपल वर्क स्टेशंस यानी कि मल्टीपल पर्सनल कंप्यूटर्स साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर पर लगाया हुआ एक प्रिंटर ये मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स साइमल्टेनियसली इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी भी यूजर को इस सर्वर पर लगाए हुए प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना हो तो वो निकाल सकता है, अपना कार्य कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए यानी कि शेयर्ड रिसोर्सेस को साइमल्टेनियसली एक ही सर्वर पर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना पड़ता है सर्वर पर। किस तरह से किया जाता है? The requests are generated in fractions of second, which is very fast, but there is always some time difference in the request generated. आप सभी जानते हैं, यदि फॉर एग्जाम्पल 100 में से 20 क्लाइंट मशीन्स भी यदि सर्वर पर लगाए हुए प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो यदि सब एक साथ प्रिंट कमांड भी एग्जीक्यूट करते हैं तो भी उनकी रिक्वेस्ट जो जनरेट होती है उसमें कहीं ना कहीं टाइम का डिफरेंस जरूर होता है, क्योंकि सर्वर जो टाइम मेजर करता है वो होता है मिली सेकेंड में या फिर माइक्रो सेकेंड में। व्हाट इज मिली सेकेंड? मिली सेकेंड यानी कि 10⁻³ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड को आप 1000 से डिवाइड कीजिए तो एक सेकेंड टिक करते ही खत्म हो जाता है। और इस टिक को यदि आप 1000 में डिवाइड करेंगे तो आप काउंट भी नहीं कर सकते, इट इज दैट मच फास्ट। सिमिलरली माइक्रो सेकेंड का मतलब होता है एक सेकेंड का 10 लाखवां हिस्सा, यानी कि 1 / 10⁻⁻⁶। एक सेकेंड को 10 लाख में डिवाइड कीजिए,
इतना टाइम डिफरेंस सर्वर मेजर कर सकता है, इतना माइन्यूट, यानी कि इतना छोटा टाइम डिफरेंस सर्वर मेजर बहुत आसानी से कर सकता है। तो जब भी यूजर्स रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर को साइमल्टेनियसली, तो सर्वर देखता है कि कौन से यूजर ने पहले रिक्वेस्ट भेजी और कौन से यूजर ने उसके बाद और कौन से यूजर ने उसके बाद। ऐसा करने के लिए, इस सिचुएशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सर्वर पर एक क्यू बनानी पड़ती है। इसलिए कहा गया है दिस सिचुएशन इज इंप्लीमेंटेड बाय मेंटेनिंग अ क्यू इन द डिवाइस एट द सर्वर। यानी कि जो सर्वर पर डिवाइस लगाया जाता है जैसे कि प्रिंटर, उसमें क्यू बनाई जाती है। तो उसके लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल है प्रिंटर सर्विस क्यू या फिर प्रिंट सर्विस क्यू। फॉर एग्जांपल, a number of users share a printer using a server, so the printer service queues are designed using queue data structure. Next is multi-level queue scheduling. मल्टी-लेवल क्यू शेड्यूलिंग के लिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर जितने भी जॉब्स होती हैं, यानी कि जो भी कार्य करना है, उन सभी को अलग अलग मल्टीपल क्यू में डिवाइड किया जाता है इस फिगर के अनुसार। आप देखिए यहाँ पर 5 प्रकार की प्रोसेसेस हमारी सिस्टम में हैं। सिस्टम प्रोसेस, इंटरएक्टिव प्रोसेस, इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस, बैच प्रोसेस एंड स्टूडेंट प्रोसेस। ये पांचों प्रोसेसेस को हम 5 प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो सिस्टम प्रोसेस की होती है और लोएस्ट प्रायोरिटी होती है वो स्टूडेंट प्रोसेस की होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिस्टम ही नहीं चलेगा, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा, तो सीधी बात है आप इंटरेक्शन नहीं कर सकते सिस्टम के साथ। आप इंटरेक्शन अगर नहीं कर सकते तो सीधी बात है आप इंटरेक्शन के दौरान एडिटिंग भी नहीं कर सकते, यानी कि चेंजेस भी नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी जो बैच प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होने वाली हैं, वो भी शायद एग्जीक्यूट ना हो। और लास्ट में जो स्टूडेंट प्रोसेस है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अपना कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, किसी फाइल को ओपन करवाना चाहता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब जो भी प्रोसेस आएगी उसको चेक करवाया जाएगा कि ये प्रोसेस कौन से टाइप की है, यानी कि कौन सी कैटेगरी की है। अगर वो सिस्टम प्रोसेस है तो वो फर्स्ट क्यू में जाएगी, अगर वो बैच प्रोसेस है तो वो सेकेंड लास्ट क्यू में जाएगी, अगर वो स्टूडेंट प्रोसेस है तो वो लास्ट क्यू के अंदर जाएगी। इस तरह से वो प्रोसेस उस क्यू के अंदर जाती है। एवरी प्रोसेस इज असाइंड अ यूनिक प्रायोरिटी। हर एक प्रोसेस की अलग अलग प्रायोरिटी है। द सिस्टम एग्जीक्यूट्स द प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। सीधी बात है, अगर टॉप प्रायोरिटी वाली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई तो नीचे वाली प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। सो द सिस्टम प्रोसेसेस एग्जीक्यूट फर्स्ट, then interactive processes execute, then interactive editing processes execute, then batch processes are executed, and finally your student process executes. इस तरह से सीक्वेंस में आपकी प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होती हैं। एंड दिस टेक्निक हैज अ वेरी बिग लिमिटेशन। इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करने से एक बहुत बड़ा लिमिटेशन आता है। द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस मे बी प्रीएम्प्टेड बाय अ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस। आप अज्यूम कीजिए कि अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आती जाए, सिस्टम प्रोसेस आती जा रही है, इंटरएक्टिव प्रोसेस आती जा रही है, इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस भी आती जा रही है, बैच प्रोसेस भी आती जा रही है, और स्टूडेंट प्रोसेस की क्यू के अंदर पहले से ही बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, तो सीधी बात है हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आती जाएंगी तो उनको एग्जीक्यूट करना पहले ज्यादा जरूरी है। तो आपकी लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी। तो इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो होती है उसे कहा जाता है स्टारवेशन, यानी कि दिस में कॉज द स्टारवेशन ऑफ प्रोसेसेस इन द लोअर मोस्ट क्यू। आपकी नीचे की क्यू के अंदर स्टारवेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट प्रोसेस की क्यू के अंदर या बैच प्रोसेस की क्यू के अंदर ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आती जाएंगी। इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप इस तरह से अज्यूम कीजिए कि एक क्यू बनाई गई है, यानी कि एक लाइन है जिसके अंदर 100 पर्सन्स खड़े हैं। अब पर्सन 1 के आगे एक टेबल रखा गया है जहां पर इन सभी को खाना दिया जा रहा है, यानी कि दे आर बीइंग फेड। अब 1 बाय 1 ये लोग खाना लेते जाएंगे और इनका टर्न कंप्लीट होता जाएगा, तो क्यू आगे की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। सपोज 40 पर्सन्स ने खाना ले लिया। अब जो फर्स्ट पर्सन ने खाना लिया था वो फिर से खाना लेने के लिए आगे आ जाता है, सेकेंड पर्सन अगेन आगे आ जाता है, फिफ्थ पर्सन अगेन आगे आ जाता है, तो उसको सर्व किया जाएगा। ऐसे करते 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 आप अज्यूम कर सकते हैं कि लोग आगे आते जा रहे हैं, तो जो 100 नंबर का पर्सन है, 99 नंबर का पर्सन है, यानी कि लास्ट में जो पर्सन है उसको खाना नहीं मिलेगा। यानी कि ये स्टारवेशन की प्रॉब्लम है। स्टारवेशन को कहा जाता है कि जिसको भूख होती है, यानी कि समवन हु इज हंग्री
इज नॉट गेटिंग द फूड, उसे खाना नहीं मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम जनरली हमारे सिस्टम के अंदर होती है और इस प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन भी है। मीन्स वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ स्टारवेशन एंड द सॉल्यूशन इज मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम जो कि स्टारवेशन है, उसका सॉल्यूशन है मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन ऑफ मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, यानी कि ऊपर वाले मेथड की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन रिमूव करने के लिए इट इज रिमूव्ड इन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। वी कैन सी दैट इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग, यानी कि ऊपर वाले मेथड के अंदर, if the processes of higher priority keep on arriving, यदि हायर प्रायोरिटी प्रोसेसेस आती जाएंगी, then the lower priority processes may starve for execution. लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस को स्टार्व करना पड़ेगा अपने एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि उनको एग्जीक्यूट होने का मौका नहीं मिल पाएगा। It means they will not get the chance to execute. The solution is to divide the queue based on the time required by the processes for execution. This is known as time quantum और it is also called as time slice, यानी कि TQ या फिर TS। आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर वाले मेथड के अंदर प्रोसेस को प्रायोरिटी के अनुसार डिवाइड किया है, यानी कि प्रोसेस की टाइप है सिस्टम तो वो सिस्टम क्यू के अंदर जाएगी, प्रोसेस की टाइप है बैच तो वो बैच क्यू के अंदर जाएगी। यहां पर हम प्रोसेस को टाइप के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे, यहां पर हम प्रोसेस को उसके टाइम क्वांटम के हिसाब से डिवाइड करेंगे, यानी कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगता है वो देखा जाएगा और उसके हिसाब से उसे क्यू के अंदर डाला जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। आप देखिए यहां पर एक क्यू बनाई गई है जिसके अंदर टाइम क्वांटम इक्वल टू 8 मिलीसेकंड लिखा गया है, यानी कि यदि प्रोसेस 8 मिलीसेकंड या उससे कम की है तो वो फर्स्ट क्यू के अंदर रुक जाएगी। यदि प्रोसेस 9 मिलीसेकंड टू 16 मिलीसेकंड की है तो वो सेकंड क्यू के अंदर जाएगी। यदि प्रोसेस 17 मिलीसेकंड टू 32 मिलीसेकंड की है तो वो थर्ड क्यू में जाएगी। और यदि इन सबसे बड़ी है तो वो लास्ट वाली क्यू यानी कि FCFS क्यू के अंदर जाकर एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि प्रोसेसेस आर फेड बैक। फेड बैक यानी कि वो नीचे की तरफ ट्रैवर्स करती जाती हैं उनके टाइम क्वांटम को मेजर करने के अनुसार और वन बाय वन एग्जीक्यूट होकर प्रोसेसर के द्वारा वो निकलती जाएंगी। सो इफ अ प्रोसेस whose time slice is between 1 to 8 milliseconds, it will enter into the first queue. If it requires more time for execution, that is between 9 to 16 milliseconds, it will be moved to the next lower queue. If it requires much more time, between 17 to 32 milliseconds, it will be moved further down to the third queue. And if the processes require too much CPU time, यानी कि बहुत ज़्यादा CPU time उनको ज़रूरत है, which is greater than 32 milliseconds, it will be moved to FCFS queue where it will definitely get the chance to execute, जहां पर उसे execute होने का chance जरूर 100% मिल जाएगा। So this is about multi-level feedback queue scheduling, यानी कि जो starvation की problem को solve करता है। Next is waiting list. In a queue, the elements need to wait for their service. क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट्स को अपनी सर्विस के लिए वेट करना पड़ता है। द एलिमेंट इज टेकन बाय द प्रोसेसर फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट वन बाय वन एंड देन इट इज एग्जीक्यूटेड। जब भी आप किसी सर्विस के लिए कहीं पर रिक्वेस्ट करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आपको वेटिंग मोड में डाल दिया जाता है। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है, ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर सर्विस सेंटर्स एंड सॉफ्टवेयर्स आर डिजाइंड यूजिंग वेटिंग क्यू। कभी आपने किसी कस्टमर सर्विस सेंटर पर जरूर कॉल किया होगा, तो जब ऑपरेटर कॉल उठाता है और मेन पर्सन से यदि आपको कांटेक्ट करवाना हो तो यदि मेन पर्सन बिजी है तो आपको वेटिंग मोड में डाल दिया जाता है। उस समय के दौरान आप कोई म्यूजिक सुनते हैं और जब वो मेन पर्सन फ्री हो जाता है आपका नंबर उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, देन यू कैन टॉक टू हिम। यानी कि सभी प्रकार के कस्टमर सर्विस सेंटर्स वेटिंग लिस्ट की मदद से बनाए जाते हैं और आपके सारे सॉफ्टवेयर्स यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, आपके मोबाइल डिवाइसेस में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चलते हैं तो वो सभी वेटिंग लिस्ट की मदद से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी अलोकेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ अदर डेटा स्ट्रक्चर्स। आप सभी जानते हैं यदि कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हमें इंप्लीमेंट करना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिंक लिस्ट, तो हमें उसके लिए डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है और जो रीजन ऑफ मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट किया जाता है उसे कहा जाता है हीप। टू इंप्लीमेंट हीप वी नीड टू यूज क्यू and heap is the region of memory
विच इज डायनेमिकली अलोकेटेड। आपकी मेन मेमोरी के अलग अलग एरिया होते हैं जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, जहां पर यूजर के प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें से कुछ हिस्सा हीप कहा जाता है, कुछ एरिया स्टैक के लिए होता है। सब अलग अलग रीजन्स मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल रहते हैं। इन सी लैंग्वेज दिस इज डन यूजिंग मैलॉक यानी कि मेमोरी एलोकेशन, कैलॉक यानी कि कंटीजियस एलोकेशन, और रीअलॉक का मतलब होता है रीअलोकेशन यानी कि मेमोरी का साइज चेंज करना। और मेमोरी को फ्री करने के लिए यानी कि टू फ्री अप द स्पेस, फ्री फंक्शन इज यूज्ड। सिमिलरली इन C++ यानी कि C++ लैंग्वेज के अंदर न्यू ऑपरेटर इज यूज्ड टू अलोकेट द मेमोरी डायनेमिकली एंड डिलीट ऑपरेटर इज यूज्ड टू फ्री अप द अलोकेटेड स्पेस। डिलीट ऑपरेटर से अलोकेटेड स्पेस को फ्री किया जा सकता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर 4 फंक्शंस हैं, मैलॉक, कैलॉक, रीअलॉक एंड फ्री, ये फंक्शंस हैं। और C++ के अंदर ये 2 ऑपरेटर्स हैं जिनका नाम है न्यू एंड डिलीट। सो इस तरह से आप मेमोरी को डायनेमिकली एलोकेट कर सकते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए। नेक्स्ट इज एज अ बफर स्पेस। सर्कुलर क्यू इज यूज्ड एज अ बफर स्पेस इन कंप्यूटर सिस्टम इन मेनी डिवाइसेस। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी सर्कुलर क्यू। वो एक स्टैटिक क्यू होती है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोसेसेस आ सकती हैं और 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होकर बाहर निकलती हैं। आपने सर्कुलर क्यू जरूर अच्छे से देखा होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है और जनरली ज्यादातर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में ये स्टैटिक सर्कुलर क्यू इस्तेमाल की जाती है और इसे कहा जाता है बाउंडेड बफर। यानी कि दिस इज अ बफर स्पेस बट इट हैज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी, यानी कि इट हैज अ बाउंड्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाउंडेड बफर। Example, it is used in a network during the transmission of data from the source machine to the destination machine। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी से बातचीत करते हैं और मैसेजेस सेंड करते हैं तो सोर्स मशीन में और डेस्टिनेशन मशीन में बफर स्पेस इस्तेमाल की जाती है जिसमें से डेटा 1 बाय 1 ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल, इट मे बी यूज्ड इन अ प्रिंटर टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। आपके प्रिंटर में भी प्रिंटर का बफर होता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 जाते हैं और वो प्रिंट होकर बाहर निकलते हैं। एंड लास्ट इज सिमुलेशन। सिमुलेशन के बारे में हम अलग से भी देखेंगे जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर का, लेकिन इसकी सिंपल डेफिनेशन अभी आप देख लीजिए, डिटेल में हम आगे देखते हैं। Computer simulation is the process of designing a mathematical logical model of a real system and experimenting with this model on the computer। कंप्यूटर सिमुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है जिसमें यह बताया गया है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग अ मैथमेटिकल लॉजिकल मॉडल। कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक ये दोनों ऑपरेशंस बहुत मायने रखते हैं। यानी कि कैलकुलेशंस इतनी फटाफट होती हैं, एक एक मिली सेकेंड और एक एक माइक्रो सेकेंड भी मायने रखता है, यानी कि डीले बिल्कुल नहीं होता। मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक दोनों को कंबाइन करके आपका सिम्युलेटर यानी कि आपका डिवाइस तैयार किया जाता है जो कि रियल सिस्टम का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। और वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट आपको ऐसा फील करवाता है जैसे कि आप बिल्कुल रियल सिस्टम में बैठे हैं। सो इट इज अ मैथमेटिकल लॉजिकल मॉडल ऑफ अ रियल सिस्टम और उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। लेट्स सी इन डिटेल। सिमुलेशन इज द यूज ऑफ वन सिस्टम यानी कि सिमुलेटर या फिर मॉडल टू इनिशिएट द बिहेवियर ऑफ अनदर सिस्टम यानी कि रियल ऑब्जेक्ट। हम एक सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं यानी कि हम मॉडल या फिर सिमुलेटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रियल सिस्टम का यानी कि किसी अनदर ऑब्जेक्ट का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सके कि ये रियल ऑब्जेक्ट कैसा काम करेगा। Many times it is expensive and dangerous to experiment with the real systems, so we need to use simulation। कई बार रियल सिस्टम्स के ऊपर काम करना काफी महंगा भी पड़ता है यानी कि इट इज एक्सपेंसिव, और कई बार ये डेंजरस भी है। आप सिंपली ऐसा अज्यूम कीजिए कि कोई थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अगर डायरेक्टली काम किया जाए तो ये काफी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, क्योंकि अगर उसकी प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग नहीं हुई तो ब्लास्ट हो सकता है और काफी जानहानि भी हो सकती है। तो ये एक्सपेंसिव है प्लस ये डेंजरस भी है। तो रियल सिस्टम के ऊपर डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि आप एक मॉडल तैयार करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करवाएं। सो वी नीड टू यूज द सिमुलेशन। एग्जाम्पल, कार एरोडायनेमिक्स इन अ विंड टनल। आप सभी जानते हैं कि कोई भी कार जब तैयार की जाती है तो वो कार की स्पीड कितनी होगी
वो कार जब हाईवे पर दौड़ेगी तो वो कितनी स्पीड से चल सकेगी और एयर फोर्स से उसकी स्पीड पर कितना डिफरेंस आएगा, इसे कहा जाता है कार एरोडायनेमिक्स। यानी कि एयर के प्रेशर से, एयर के फोर्स से उस कार की स्पीड के ऊपर कितना डिफरेंस आता है, ऐसा टेस्टिंग करने के लिए सिमुलेटर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्लाइट सिमुलेटर्स टू ट्रेन द एयरलाइन पायलट्स एंड एस्ट्रोनॉट्स। कभी भी किसी भी एयरलाइन पायलट को डायरेक्टली प्लेन हैंडल करने के लिए नहीं दिया जाता, किसी भी एस्ट्रोनॉट को डायरेक्टली स्पेस शटल में नहीं बिठा दिया जाता कि आप डायरेक्टली स्पेस में जाइए। उनको पहले एक फ्लाइट सिमुलेटर के अंदर बिठा दिया जाता है, जिसके अंदर उनको वो सभी सिचुएशंस फील करनी होती हैं जो स्पेस में हो सकती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। Before astronauts go up into the space, they spend hours in a spaceship simulator, and this spaceship simulator is the physical model of the space vehicle. यानी कि spaceship in which they can experience all the situations that will happen to them in the space. यानी कि space में जाने से पहले जो भी situations, जो भी चीजें हो सकती हैं, उनके बारे में एस्ट्रोनॉट्स और एयरलाइन पायलट्स पहले से ट्रेन करवा दिए जाते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो तो आपको किस तरह से कार्य करना है। एडवांटेजेस, द मॉडिफिकेशंस और द चेंजेस मेड ऑन द सिमुलेटर्स डज नॉट अफेक्ट द रियल लाइफ सिचुएशंस। ड्यू टू दिस वी कैन सेव मेनी लाइव्स, और ये भी कह सकते हैं ड्यू टू दिस वी कैन सेव मनी ऑल्सो। जब कोई सिमुलेटर के ऊपर टेस्टिंग किया जा रहा है तो सीधी बात है, रियल मॉडल का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी सिचुएशंस सिमिलर हैं, तो यदि सिमुलेटर को कोई नुकसान होता भी है तो रियल लाइफ सिचुएशन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज सिमुलेटर इज सिंपली अ मशीन। सिमुलेशन परमिट्स द यूजर टू मेक सेवरल ट्रायल्स फॉर गेटिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स। आप कितनी बार भी ट्रायल्स कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जब तक आपको एक्चुअल यानी कि रियल रिजल्ट नहीं मिलता, एंड प्लान द सिचुएशंस विदाउट डिस्टर्बिंग द रियल सिचुएशंस। रियल सिचुएशंस को डिस्टर्ब किए बिना आप अपनी सिचुएशंस को प्लान कर सकते हैं। डेफिनेशन देखते हैं सिमुलेशन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमने पहले भी कवर की है। Computer simulation is the process of designing a mathematical logical model of a real system and experimenting with this model on the computer. यानी कि सिमुलेशन क्या है, आप मैथमेटिक्स प्लस लॉजिक दोनों को कंबाइन करके आप एक ऐसा मॉडल तैयार कीजिए जो मॉडल एक रियल सिस्टम का आर्टिफिशियल मॉडल होता है, और इस मॉडल की मदद से आप काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स यानी कि ट्रायल्स कर सकते हैं। हाउ सिमुलेशन वर्क्स, ये किस तरह से काम करता है, क्यों सिमुलेशन हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन है, वो आपको इससे पता चलेगा। ये एग्जांपल समझने के लिए आप एरोप्लेन का एग्जांपल समझिए। एरोप्लेन को एयरपोर्ट पर पार्क किया जाता है, जब लोग उसके अंदर बोर्ड कर जाते हैं, इट गोज ऑन टू द टारमेक। टारमेक पर जाने के बाद वो रनवे पर जाता है, स्पीड पकड़ता है, उसके बाद वो टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद जब डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा, अगेन वो लैंड करता है, अगेन रनवे पर जाता है, टारमेक पर आकर वापस से पार्क करवा दिया जाता है और पर्सन्स डीबोर्ड करते हैं। तो इसके अंदर आप ऐसा समझिए कि पहले एरोप्लेन स्टेडी स्टेट में था, यानी कि रुका हुआ था। जब वो टारमेक पर जाता है तो उसकी स्पीड एकदम नॉर्मल यानी कि बहुत स्लो होती है। रनवे पर जाने के बाद उसकी स्पीड 140-150 नॉट्स तक चली जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट 250 to 300 किलोमीटर पर आवर। टेक ऑफ करने के बाद उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, उसकी स्पीड मैक्सिमम 600 to 700 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, और फाइनली जब वो लैंड करता है, रनवे पर आता है, अगेन उसकी स्पीड कम होती है, और टारमेक पर आने के बाद जब वो वापस से पार्क कर दिया जाता है, उसकी स्पीड एकदम जीरो हो जाती है। यानी कि स्पीड के अनुसार किसी भी सिस्टम की, जैसे कि एरोप्लेन की, स्टेट चेंज हो रही है। इनिशियली इट वॉज इन टू अ स्टेडी स्टेट, then it is moving, then it is taking off, then it is moving at a very fast speed, then it lands, then it is again into a steady state. तो इसको इस तरह से समझिए, every system has a set of states. Each unique state can be represented by a set of variables and a combination of variable values. यानी कि variable for example speed, speed और इसकी अलग अलग values होती हैं, जिसके हिसाब से इसमें changes आते हैं। If some changes are made to the variables, यानी कि यदि आप स्पीड में चेंजेस करते हैं, then the system moves from one state to another state. आपने स्पीड बढ़ाई तो एरोप्लेन ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया, आपने उसकी स्पीड और बढ़ा दी और थ्रोटल को खींच दिया तो उसने टेक ऑफ लिया।
टेक ऑफ लेने के बाद जब वो लैंड करेगा तो थ्रॉटल को अगेन कम किया जाता है, उसकी स्पीड कम की जाती है, यानी कि अब वो धीरे धीरे लैंड करके स्टेडी स्टेट में आ जाता है। तो स्पीड यानी कि किसी भी वेरिएबल में चेंज करने से उसकी अवस्था यानी कि उसकी स्टेट चेंज होती है। वाइल सिमुलेटिंग यानी कि सिमुलेशन के दौरान वी ऑब्जर्व द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। सिमुलेशन के दौरान हम हमारे सिस्टम का डायनेमिक बिहेवियर देखते रहते हैं, बट द मूवमेंट मस्ट बी एज पर सर्टेन रूल्स। किसी न किसी रूल्स के आधार पर ही आपके सिस्टम की मूवमेंट होनी चाहिए। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ सिमुलेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। आप इसमें देख सकते हैं कि व्हीकल्स को मूव करवाने के लिए सबसे पहले एक ग्रीन सिग्नल है, तो व्हीकल्स मूव हो रहे हैं। जब वहां के सारे व्हीकल्स निकल जाते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे की लेन का सिग्नल ग्रीन हो गया, तो पहले वाला सिग्नल अगेन रेड हो गया। अब यहाँ के सभी व्हीकल्स जब निकल जाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ये वाला सिग्नल रेड हो गया और उसके लेफ्ट साइड का सिग्नल अगेन ग्रीन हो गया, देन उसके व्हीकल्स मूव हो रहे हैं, यानी कि उनके व्हीकल्स अगेन अपने लेन को क्रॉस कर रहे हैं। सिमिलरली जब वहां के सभी व्हीकल्स निकल गए तो आप देखिए हमारा फोर्थ जो सिग्नल है वो ग्रीन हो गया, तो प्रीवियस सिग्नल हमारा रेड हो गया। अब वहां के व्हीकल्स निकलकर अपने पाथ पर जा रहे हैं और इस तरह से अगेन वो लास्ट वाला सिग्नल भी हमारा रेड हो गया। सो दिस इज अबाउट सिमुलेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कंसिडर द केस ऑफ ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ये ऑटोमेटिकली हुआ है। हमने ये किस तरह से ऑटोमेटिकली किया वो इसके अंदर दिया गया है। सपोज द 4 रोड्स मीट एट अ जंक्शन, जंक्शन यानी कि चौराहा, एंड देयर आर 4 सिग्नल्स। आपने देखा उसके अंदर 4 सिग्नल थे। एट अ टाइम ओनली 1 सिग्नल कैन बी टर्न्ड ऑन टू अलाउ द ट्रैफिक टू पास। एक समय पर एक ही सिग्नल को ऑन किया जाता है ताकि ट्रैफिक यानी कि सभी व्हीकल्स वहां से निकल सकें। In the animation, the traffic from the first queue will be allowed to pass through other 3 roads when its signal is green. सीधी बात है, जब फर्स्ट क्यू का सिग्नल ग्रीन था तो वहां का सभी ट्रैफिक पास हो सकेगा। At that time, the vehicles in the remaining 3 queues will wait. बाकी सभी क्यू के व्हीकल्स को वेट करना पड़ेगा as their signal is red, क्योंकि उनका सिग्नल रेड है। They will move when their signal turns green. जब उनका सिग्नल ग्रीन हो जाता है, बाकी सभी ट्रैफिक सिग्नल्स रेड हो जाते हैं, तब उस लेन के व्हीकल्स को चांस मिलता है मूव होने का। आफ्टर द इलैप्स्ड टाइम, इलैप्स्ड टाइम यानी कि जब समय बीत जाता है, द चांस इज गिवन टू द सेकेंड क्यू। एक बार समय बीत गया तो सेकेंड क्यू को चांस दिया जाता है, देन थर्ड क्यू, देन द फोर्थ क्यू, एंड दिस अकर्स रिपीटेडली इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। इसके लिए एक साइकिल चलती रहती है। Very important to note, it is not always the case that the number of vehicles will be same on the same road throughout the day. आपने देखा होगा किसी भी एक पर्टिकुलर लेन के अंदर नंबर ऑफ व्हीकल्स सेम नहीं होते पूरे दिन में। मतलब ट्रैफिक डेंसिटी वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय के अनुसार आपकी ट्रैफिक की डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ व्हीकल्स, जिसे आप ट्रैफिक कहते हैं, वो चेंज होता रहता है। It may be dense, dense यानी कि भरा हुआ। It may be dense in the morning or evening and may be sparse, sparse यानी कि खुला, यानी कि स्पेस ज्यादा है, कम व्हीकल्स हैं, and may be sparse during the afternoon and very sparse during the midnight. आधी रात को यानी कि रात के समय जनरली ट्रैफिक बहुत कम होता है किसी भी पर्टिकुलर लेन में। So for the simulation to work successfully, यदि ये सिमुलेशन आप चाहते हैं कि सही तरीके से काम करे, द अराइवल टाइम ऑफ द व्हीक्यूलर ट्रैफिक इज कैप्चर्ड। जो भी व्हीकल्स आते हैं उनका अराइवल टाइम कैप्चर किया जाता है, यानी कि व्हीकल्स कितने आ रहे हैं, कौन से समय पर आ रहे हैं, एंड इट्स डेंसिटी इज कंटिन्यूसली मेजर्ड। उनकी डेंसिटी को कंटिन्यूसली मेजर किया जाता है, काउंट किया जाता है, और उस हिसाब से सिग्नल को सेट यानी कि ग्रीन किया जाता है या फिर अनसेट किया जाता है यानी कि रेड किया जाता है। If there are more vehicles in one queue यानी कि on one road, it will be set green for more time. यदि वहां पर ज्यादा व्हीकल्स हैं और वो वाला ट्रैफिक हमें कम करना है तो सीधी बात है उस पर्टिकुलर रोड का सिग्नल ज्यादा समय के लिए ग्रीन रहेगा, so that the traffic jam situations can be avoided to the maximum extent. जितना ज्यादा हो सके हमें ट्रैफिक जैम की सिचुएशंस को अवॉइड करना है।